अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हमाद हुसैन। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम 17वीं सेंचुरी से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया का सबसे पुरअसरार जहर बनाया। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं। सन 1791 में वुल्फगैंग एमेलियस मोज़ार्ट जो बिस्तरे मर्ग पर पड़े ये यकीन कर बैठे थे कि उनकी बीमारी दरअसल जहर दिए जाने का नतीजा है, और इन्हें ये भी मालूम था कि इस जहर के अज्जा क्या हैं। इन्होंने उस वक्त कहा कि किसी ने मुझे एक्वा तूफाना दी और मेरी मौत के ऐन वक्त का हिसाब भी लगा लिया। एक्वा तूफाना एक अफसानवी जहर था और ये जुराइम को महारत और इंतहाई बारीकी से सरअंजाम देने के लिए बेहतरीन समझा जाता था। ये बज़ाहिर बेज़ायका, बेरंग और बिना खुशबू के था, इसलिए इसका पता नहीं चलता था। इस जहर को देने वाला मुतासरा शख्स पर इसके असरात को कंट्रोल कर सकता था और मुतासरा शख्स की मौत के वक्त को एक हफ्ता, एक माह या एक बरस कबल तक जान सकता था, और इसके मुतासरा शख्स के जिस्म में कोई निशान भी ना मिलते। इस पुरअसरार जहर ने जिसने यूरोप को खौफज़दा किए रखा, इसकी तारीख तकरीबन 1 सदी पुरानी है, और ये कहा जाता है कि इस राज का इंकशाफ होने से कबल 600 मर्द अपनी बीवियों के हाथों इस जहर के असरात से मारे गए थे। यह सब कैसे हुआ था, ये एक तारीख लोक कहानी जैसा है। एक्वा तूफाना की सबसे जहरीली किस्म के मुतालिक दावा किया जाता है कि यह 17वीं सेंचुरी के दौरान एक अतालवी अमीर खातून जूलिया तूफाना की तख्लीक थी। वो देसी या ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए जानी जाती थी। ख़ुसूसन वो इन ख़वातीन के लिए कॉस्मेटिक मसनूआत तैयार करती थी जिन्हें चेहरे पर निशानात और छाइयों से ज़्यादा संजीदा मसाइल का सामना था। इनके हम असरों के मुताबिक एक्वा तूफाना को बहुत छुपा कर बेचा जाता था और इसे एक शिफा बख्श तेल समझा जाता था। ये उस वक्त के घरों में आम पाया जाता था। चैम्बर्स जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक सन 1890 में इसके चंद कतरे किसी भी ताकतवर तरीन शख्स की जिंदगी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होते थे। किसी भी खुशामदी गद्दार की निगरानी में इसे शराब, चाय या किसी और मशरूब में मिलाकर दिया जाता और इसके मोहलिक असरात का पता भी ना चलता। अगर कोई बीवी अपने शौहर को देती तो इसके असरात के बाइस शौहर थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता, कुछ कमज़ोरी और थकावट महसूस करता। सिर्फ इतनी सी तबीयत नासाज होती जिस पर वो बामुश्किल ही डॉक्टर से मुआयना करवाता। इस जहर की दूसरी खुराक के बाद से ही कमज़ोरी और थकावट की शिकायत मज़ीद बढ़ जाती, मगर ऐसे में वो खूबसूरत भी जो अपने शौहर की हालत पर इंतहाई परेशानी और बेचैनी का इजहार करती दिखाई देती और अपने खूबसूरत हाथों से डॉक्टर के तजवीज़ करदा नुस्खे के मुताबिक अपने शौहर का खाना भी तैयार करती। फिर शायद ही किसी को उस पर शुबा होता। बस इसी तरह इस जहर की तीसरी खुराक मिलते ही बड़े से बड़ा जंगजू भी ढेर हो जाता था। डॉक्टर भी ये देखकर परेशानी और शशोपंच का शिकार हो जाते कि महज एक मामूली सी बीमारी पर इनकी दवा असर नहीं कर रही और इन्हें इस मर्ज की वजह भी समझ ना आती। वो मज़ीद अद्वियात देते, यहाँ तक कि आखिरकार मुतासरा शख्स की मौत हो जाती। इस दास्तान के मुताबिक जूलिया तूफाना ने यह जहर सैकड़ों अतालवी ख़वातीन को दिया था, जब तक कि इनमें से एक खातून ने अपने शौहर को जहरीला सूप देते वक्त घबराकर ये भांडा नहीं फोड़ा था, और उस तरह इसने वो सब कुछ बता दिया जो दीगर ख़वातीन अब तक छुपाने में कामयाब हुई थी। अगर आप इस बात पर हैरान हैं कि उस वक्त क्यों इस कदर ज़्यादा तादाद में ख़वातीन ये जुर्म करने पर आमादा हो गई थी, तो याद रखें जनाब, मोहब्बत की शादी करना आज के दौर की बात है। उस दौर में बाअसर ख़वातीन की शादी भी इनकी मर्जी के बिना तय कर दी जाती और इनसे इनके मुस्तकबिल के शौहर के मुतल्लिक राज़ीनामा नहीं लिया जाता था।
इस तरह उस वक्त के मुआशरे में ख़वातीन को हमेशा कमतर समझा जाता था। और ये बात हैरान क्यों नहीं थी कि अगर इनमें से किसी का शौहर गुस्सीला होता और इस पर तशद्दुद करता तो ये रिश्ता इन ख़वातीन की मौत पर ख़त्म होता या इनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में होती। मारिया एल्डोबार एक निहायत बाअसर और ताकतवर कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। इनकी शादी 13 बरस में इनसे 30 बरस बड़े शख्स ड्यूक ऑफ सियरा फ्रांसिस्को सीसी के साथ कर दी गई। ड्यूक फ्रांसिस्को भी बहुत नामवर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद गैलीलियो के करीबी साइंसदान साथी थे और मुस्तकबिल के पॉप 11 के भतीजे थे। ड्यूक ऑफ सेरी सन 1657 में शादी के 9 बरस बाद अचानक फौत हो गए और इनका शुमार उन अमीर तरीन और ताकतवर तरीन अफराद में होने लगा जो एक्वा तूफाना जहर स्कैंडल के बायस हलाक हुए थे। एलेसांद्रो एडिमोलो सन 1826 था 1891 के बयान के मुताबिक, जिन्होंने स्टेट आर्काइव ऑफ रोम जियोवाना दे ग्रैंडिस की कदीम अदालती रिकॉर्डों की बुनियाद पर अपनी तहकीकात के नताइज शाया किए थे, जो स्टेट आर्काइव ऑफ रोम जियोवाना दे ग्रैंडिस तूफाना के लिए काम करते थे, उन्होंने इतराफ़ किया कि एल्दो ब्रांदिनी को किसी और से प्यार हो गया और इसकी वजह से वो अपने शौहर से निजात हासिल करना चाहते थे जो पहले ही बीमार थे। उन्होंने रोम के एक मरकजी चर्च के पादरी फादर गिरालो डी सेंट कैनियस से राब्ता किया जो ख़वातीन को तूफाना का जहर मुहैया करते थे। पादरी ने इन्हें एक्वा तूफाना दिया और कुछ दिन बाद सेसी की लाश ताबूत में पड़ी। ताहम वो उम्मीद के मुताबिक कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। इनके अपने घर वालों ने इसके प्रेमी सेंटिनेली के साथ स्कैंडल ज़दा और गैर मुसावी दूसरी शादी से बचने के लिए इन्हें कैद कर दिया। कुछ बरस बाद जब जहर खुरानी की हकीकत सामने आई तो इन पर अपने शौहर की मौत का शुबा किया गया, लेकिन स्कैंडल से बचने के लिए इन पर कभी भी इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। ये कहानी बहुत उलझी हुई है और इस कहानी के साथ मसला सिर्फ ना काफ़ी तफसीलात और मालूमात का है। चंद रिवायात के मुताबिक ये दावा किया जाता है कि जूलिया तूफाना सन 1630 में सिसिली में काम करती थी। रोम, नेपल्स और पालरेमो की बाकी रिवायात में कहानी कुछ ऐसे ही बयान की गई। खास जगहों पर यह भी कहा गया है कि इन्होंने इस जहर को ईजाद किया था। कुछ रिवायात के मुताबिक इन्हें ये इनकी वालदा की तरफ से विरसे में मिला था। इस इंतहाई पुरअसर महलूल की तरकीब किसी को नहीं पता। अलबत्ता सब ज़राए इसको आर्सेनिक यानी ज़िंकिया के अंसर मिला महलूल करार देते। मुहक्किक डैश का कहना है कि यहाँ इसकी पुरअसरारियत में इजाफा हो जाता है जब हम इस मुतनाज़िर सवाल का जायज़ा लेते हैं कि तूफाना अपने अंजाम को कब और कैसे पहुँची थी। एक ज़राए का कहना है कि वो सन 1651 में तबाही मौत मरी, जबकि दूसरे ज़राए के मुताबिक इन्होंने एक कॉवेनेंट में पनाह ले ली थी और कई बरस वहाँ बिताए और वहाँ वो अपना जहर बनाती रही और मजहबी रहनुमाओं के ज़रिए इसको फैलाती रही। चंद दावों के मुताबिक इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर तशद्दुद का निशाना बनाकर इन्हें फांसी दे दी गई। अलबत्ता इनकी मौत के हवाले से मुख्तलिफ दावे हैं, जिनमें कहा गया है कि इनकी मौत सन 1659 या 1709 या 1730 में वाक़ई हुई थी। एक तफसीली रिवायात के मुताबिक तूफाना को इनकी पनाहगाह से ले जाकर गला दबाकर मार दिया गया और इसके बाद इनकी लाश को कॉवेनेंट के इलाके में ही रात के अंधेरे में इनको दफना दिया गया। और हाँ, वो वुल्फगैंग एमेडियस मोज़ार्ट का क्या बना? तो जनाब वुल्फगैंग एमेडियस मोज़ार्ट कभी भी अपने बिस्तरे मर्ग से नहीं उठ सके। वो 5 दिसंबर सन 1791 को 35 बरस की उम्र में फौत हो गए। इनकी मौत के तकरीबन 230 बरस और दर्जनों तहकीकों के बाद आज हम इनकी मौत की वजह जानते हैं। लेकिन अभी ये कहा जाता है कि इनकी मौत शायद जहर खुरानी के बायस हुई थी, लेकिन आज भी कोई एक्वा तूफाना का जिक्र नहीं करता। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ज़िंदगी ने वफा निभाई तो ये नाचीज़ आपसे मिलेगा बहुत जल्द अगली वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।